के जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और जो वोटर जिन्होंने बीजेपी के लिए वोट किया, उनका धन्यवाद कर रहे थे। दरअसल देश में आज लोकसभा चुनाव के नतीजों की ही चर्चा हर तरफ है, घर घर में, सोशल मीडिया में, देश से लेकर विदेश में। लेकिन आज के नतीजे कई मायनों में अलग भी हैं और ऐतिहासिक भी हैं। आज देश ने फैसला कर दिया है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन एनडीए को जिस तरह से 272 से कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं, उससे क्लियर है कि अभी देश की जनता का भरोसा नरेंद्र मोदी पर कायम है। क्योंकि जो नरेंद्र मोदी भी याद दिला रहे थे, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जो बात वो कह रहे थे वो बात गलत नहीं है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से 37 पार्टी मिलकर कितनी सीटें जीतती हैं इस चुनाव में, इंडिया अलायंस में 37 पार्टियां हैं, ये 235 सीट जीतती हैं। 37 पार्टी मिलकर 37, और अकेले मोदी यानी कि बीजेपी कितनी सीट जीतती है बॉस? अकेले नरेंद्र मोदी अपने बूते बीजेपी को 239 सीट दिलाते हैं, 239। और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक घोर विरोधी विचारधारा वाली पार्टियां एक साथ आ गई, तब भी 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद नरेंद्र मोदी की कितनी सीटें कम कर पाई? 64 सीट। 64 सीट सिर्फ घटा पाई नरेंद्र मोदी। और सब मिलकर भी बीजेपी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने से नहीं रोक पाई। बीजेपी 239 सीट के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है बॉस। कांग्रेस को 99-100 सीट आई है, इससे कूद रही है जैसे क्लास में कोई पास हो जाए, 40 नंबर ले आए तो वो खुश हो जाता है कि अरे हम पास हो गए। और जो टॉपर है उसको कह रहे हैं कि ये तो बोला था 100 आएगा, इसको तो 95 आया है, इसको तो 90 आया है, 100 नहीं ना आया, तो इसका मतलब टॉपर मैं हो गया। हालांकि विपक्ष हारकर भी माहौल जो है वो पूरा बना रहा है, जैसे वही जीत गया है और सरकार बनाने का 272 का मैजिक फिगर मान लो उसी के पास हो। पर क्योंकि ऐसा है नहीं और एनडीए 272 के पार है, इसलिए नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही एनडीए को तीसरी बार सरकार बनाने का मौका देश की जनता ने दे दिया। और यह अपने आप में ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद 62 साल में पहली बार ऐसा होगा कि किसी प्रधानमंत्री को लगातार तीसरा टर्म मिलेगा। किसी को नहीं मिला बॉस, जवाहरलाल नेहरू के अलावा। जवाहरलाल नेहरू ने 1952, 1957 और 1962 का इलेक्शन जीता था और प्रधानमंत्री बने थे। नरेंद्र मोदी ने 2014 जीता, 2019 जीता और अब 2024 का इलेक्शन जीतकर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यानी 62 साल में यह पहला मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री एक बार फिर तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री बनेगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर भी आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी भी शुरू हो गई है। 5 से 9 जून के बीच नरेंद्र मोदी शपथ ले सकते हैं, यह बताया जा रहा है। कल 11:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग होगी। कल दिल्ली में एनडीए की भी बैठक बुलाई गई है। 5 से 9 जून के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपका ये नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और कल दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। उस बैठक में क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन नरेंद्र मोदी की यह जीत क्यों स्पेशल है? क्यों सीटें कम होने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जीत बहुत बड़ी जीत है, यह मैं आपको विस्तार से समझाऊं। आज कई लोगों के मन में यह भी सवाल है कि बीजेपी को चूंकि खुद अपने बूते 272 सीटें नहीं मिली हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ऐसा तो नहीं होगा कि पीएम बन ही ना पाए? इसका जवाब भी आगे आपको विस्तार से दूंगा, फैक्ट से समझाऊंगा कि पीएम मोदी ही पीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी की सीटें कम हुई तो कैसे विपक्ष के मन में लड्डू फूटने लगा। विपक्ष इसी बात पर बहुत खुश है कि बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला। ये फिर 5 साल विपक्ष में बैठने वाले हैं, इनको इसकी चिंता नहीं है। मोदी ने कहा था 400 आएगा और 400 नहीं आया, इसी में बम है ये लोग। वो ये भूल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए को ऐसा बहुमत मिला है जहां से वो आसानी से सरकार बना ले, और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन बड़े भ्रम में है, और इस भ्रम में वो किस तरह से अपनी सरकार बनाने की फिराक में है, यह आपको आज इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान से समझ में आ जाएगा। आज नतीजों के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इशारा कर दिया कि भले ही उनके पास बहुमत नहीं है,
बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के पास है, जो दूसरी बड़ी पार्टी है वो आधे से भी कम 100 सीट के पास है। कांग्रेस आसपास भी नहीं है दोनों पार्टियां, लेकिन सरकार बनाने की कोशिश में ये लोग पीछे नहीं रहेंगे। सुनिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है, फिर आगे की बात बताता हूं। कल डिसाइड होगा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, कल हमारा अलायंस डिसाइड करेगा। बड़ी फाइन लाइन है, तो जो इंडिया गठबंधन डिसाइड करेगा उस पर हम एक्शन लेंगे। अभी राहुल गांधी जी ने आपके सामने स्पष्ट किया, जब तक हम अपने अलायंस पार्टनर से बात नहीं करेंगे और जो नए पार्टनर हमको जुड़ने वाले हैं उनसे भी किस तरीके से हम बात करके अपने को मेजॉरिटी बना सकते हैं वो देखेंगे। सारे स्ट्रैटेजीज अगर यही मैं बोलूँगा फिर मोदी जी होशियार हो जाएंगे, इसलिए इंडी गठबंधन तो बहुमत से बहुत दूर है और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला हुआ है। ऐसे में होना तो यह चाहिए कि किसी जोड़ तोड़ से इंडी गठबंधन को बचना चाहिए, लेकिन इंडी गठबंधन को लगता है कि 10 साल बाद मौका मिला है तो वो नरेंद्र मोदी की कुर्सी खींच सकते हैं। इंडी गठबंधन नंबर न होने के बावजूद अपनी सरकार बनाने से इनकार इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि उसे एनडीए में 2 ऐसे नेता दिख रहे हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी रहे। इसमें एक नेता है नीतीश कुमार और दूसरे नेता हैं चंद्रबाबू नायडू। इन दोनों नेताओं के इस समय की स्थिति में ठीक ठाक नंबर है और इन दोनों को लेकर बहुत बातें भी चल रही कि इन दोनों का स्टैंड क्या होगा। नीतीश कुमार पलटी तो नहीं मार देंगे, सोशल मीडिया पे मीम्स चल रहे हैं। इसमें नीतीश कुमार के बारे में सबको पता है कि वो कभी बीजेपी में रहते हैं, कभी आरजेडी में चले जाते हैं। इस बार बीजेपी के साथ आए थे तो कह रहे थे कि अब कभी वापस नहीं जाऊंगा, अब कभी पलटी नहीं मारूंगा। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं कि वो कब यू टर्न ले लें, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अगर मान लें कि नीतीश कुमार पलटी मार भी ले तो भी एनडीए को कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको जरा समझाता हूं कि नीतीश कुमार का नंबर और चंद्रबाबू नायडू का नंबर जो है वो क्या कर सकता है। इस वक्त एनडीए की जो सीटें हैं, एनडीए को इस वक्त जो है वो 290 मान रहे हैं। अभी 291 दिख रहा है, लेकिन 290 भी मान लीजिए अगर आप, तो बहुमत का जो आंकड़ा, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो रहा है तो हम 290 पे आपको बता रहे हैं, बहुमत के लिए 272 चाहिए। यानी बहुमत के लिए जितनी सीटें चाहिए उससे ऑलमोस्ट 18 सीट प्लस 18 में है इस वक्त एनडीए, प्लस 18। जेडीयू की सीटें कितनी हैं? जेडीयू के पास 12 सीट है, उसने 12 सीटें बिहार में जीती हैं। टीडीपी के पास, जो तेलुगु देशम पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, उसके पास 16 सीट है। यानी अगर एनडीए में जेडीयू को माइनस भी कर दें, यानी अगर इस 290 में से आप जेडीयू की 12 सीट घटा दें, -12, तो भी 278 रहता है, जो कि +6 है बहुमत से। बहुमत के लिए कितना चाहिए? 272। तो अकेले नीतीश कुमार अगर पलटी मार भी दें तो भी मामला नहीं बनेगा। नीतीश कुमार को माइनस करने के बावजूद 272 से ऊपर ही रहेगी एनडीए। अब अगर चंद्रबाबू नायडू को माइनस करें अकेले 290 में से, अगर आप -16 कर दीजिए तो भी 274 रहता है। यानी चंद्रबाबू नायडू भी अगर अकेले चले जाएं तो भी मामला नहीं बनता कि भाई चंद्रबाबू नायडू ने छोड़ दिया। यानी अगर छोड़ना होगा तो जेडीयू और टीडीपी दोनों को मिलकर एक साथ छोड़ना होगा। और उसमें भी एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ये दोनों छोड़कर जाएंगे भी तो इंडी अलायंस से जुड़कर भी कोई फायदा होगा या नहीं, क्योंकि इंडी अलायंस तो ऑलरेडी 234 पर है। उसमें अगर 16 और 12, अगर आप 28 सीट जोड़ भी दीजिए तो भी जो है ये 262 ही पहुंचते हैं, 272 नहीं होता। यानी जेडीयू और टीडीपी के इंडी अलायंस के साथ जाने पर भी उनकी सरकार नहीं बनेगी, तो वो किस मुंह से जाएंगे? अच्छा, चंद्रबाबू नायडू को की जहां तक बात है, उन्हें तोड़ना बहुत आसान भी नहीं है, क्योंकि पहली बात यह कि चंद्रबाबू नायडू की छवि नीतीश कुमार जैसी नहीं है कि वो जब मन तब पलटी मार दें। दूसरी बात यह है कि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के पुराने सहयोगी रह चुके हैं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी से उनका कनेक्शन बहुत पुराना है, सीएम के समय का है। चौथी बात, लोकसभा के साथ साथ चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव भी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा है और आज ही एक तरफा जीत हासिल की है। चंद्रबाबू नायडू को जब अभी वाईएसआर कांग्रेस की सरकार ने जेल में डाला, वो बाहर आए,
तो उनके साथ कोई व्यक्ति खड़ा था तो वो नरेंद्र मोदी खड़े थे। तो ऐसे में कैसे वो रातों रात नरेंद्र मोदी को छोड़ देंगे? नतीजों के दौरान ही पीएम मोदी और अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू को फोन भी किया और उन्हें आंध्र प्रदेश में जीत की बधाई भी दी। पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू को जीत की बधाई देने के लिए ट्वीट भी किया और आप देखिए सिद्धार्थनाथ सिंह बीजेपी के नेता वहां उनको फूल देने भी गए। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी पीएम मोदी के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि आपका धन्यवाद, पूरे आंध्र प्रदेश की जनता की तरफ से आपको लोकसभा और आंध्र प्रदेश विधानसभा में एनडीए की जीत की बधाई। ये जनादेश हमारे गठबंधन पर लोगों का भरोसा है। हम साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का फिर से निर्माण करेंगे और उसका पुराना गौरव दिलाएंगे। यानी वो साफ साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे गठबंधन पे लोगों को भरोसा है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने के लिए इंडी गठबंधन का खेल शुरू हो गया। रुझानों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलता देख कांग्रेस ने एक तरह से टीडीपी को इंडी गठबंधन के साथ आने का न्योता दे दिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए बताया कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा किया है। आगे जयराम रमेश ने कांग्रेस मैनिफेस्टो का हवाला देते हुए ट्वीट में लिखा कि इंडी गठबंधन आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के 2014 के अधूरे काम को पूरा करेगा। 14 फरवरी 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नए राज्य आंध्र प्रदेश को 5 सालों के लिए विशेष श्रेणी की दर्जा देने का वादा किया था और बाद में बीजेपी नेता वेंकैया नायडू ने कहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो इसे 10 साल के लिए बढ़ाएगी। आगे जयराम रमेश ने लिखा कि इसके 2 महीने बाद तिरुपति में नरेंद्र मोदी ने भी इस वादे को दोहराया, लेकिन पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। उल्टा बीजेपी ने संकटग्रस्त राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने की नीति को ही खत्म कर दिया। ट्वीट में जयराम रमेश ने यह भी लिखा कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देना कांग्रेस की गारंटी है और कांग्रेस पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के किए वायदे को जरूर पूरा करेगी। अब यह देखिए कि यह बात वो कांग्रेस कर रही है जिसके पास ना तो केंद्र में सरकार बनाने के नंबर है, ना ही आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे कोई सीट मिली है। अच्छा, एक बार के लिए आदमी यह भी मानता कि मान लीजिए बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और एनडीए को भी बहुमत नहीं आया है और किसी बीच की पार्टी जो ना इधर है ना उधर है उसके साथ जाने वाली बात है और उसको प्रलोभन देकर साथ लाने का प्रयास करती इंडिया अलायंस, तो बात होती साफ साफ एनडीए को प्री पोल अलायंस है। ये ऐसा नहीं कि पोस्ट पोल है, प्री पोल अलायंस को बहुमत आया हुआ है और उसको तोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं और दूसरे को कहते हैं कि भैया ये देखो तोड़ फोड़ के सरकार बनाते हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह के झांसे में नहीं आने वाले। टीडीपी नेताओं ने इंडी गठबंधन के साथ जाने की संभावनाओं से इंकार किया है और कहा है कि वो एनडीए के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं। बहुत संभव है कि आज रात को ही टीडीपी, बीजेपी और जनसेना के बीच आंध्र प्रदेश में कैबिनेट में किसको कितनी जगह मिलेगी इस पर चर्चा हो जाए। एक बार यह लिस्ट बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू आधिकारिक रूप से नरेंद्र मोदी को 9 जून को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में न्योता देंगे। ये आंध्र प्रदेश में जो शपथ ग्रहण होना उसकी बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने पाले में करने के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने कोशिशें तेज की। नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कह दिया कि उन्होंने अखिलेश यादव को बधाई दी है। अखिलेश यूपी में और अच्छा करेंगे। ममता ने कहा है कि उनके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से अच्छे संबंध है। यानी ममता बनर्जी ये संकेत दे रही हैं कि वो कुछ खेला कर सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी का खुद ही क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस ने कल दिल्ली में होने वाली बैठक के लिए उनसे संपर्क ही नहीं किया है। ममता बनर्जी ने बताया है कि उन्होंने राहुल गांधी को टेक्स्ट तो किया और बधाई दी, लेकिन शायद वो बिजी होंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि समझौता करिए, राज्य में हम 2 सीट देंगे। आज देखिए कांग्रेस का क्या हाल हुआ राज्य में। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन की हार पर ममता बनर्जी ने कहा कि अहंकार कभी कभी स्वीकार्य नहीं होता। वे कांग्रेसी नहीं बल्कि वे भाजपाई हैं और जनता ने भाजपा को परास्त किया है। मैं यूसुफ पठान को धन्यवाद करती हूं। उधर बिहार में आरजेडी ने नीतीश कुमार को लेकर अपने सुर बदल लिए हैं। आरजेडी नेता मनोज झा तो दावा कर रहे हैं कि दोनों नेता बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जाएंगे। एक बार सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार की पार्टी क्या कह रही है। नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित, आत्ममुग्ध, एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब ये इनका विश्वास है। दोनों ऐसा चाहते तो फिर प्री पोल अलायंस क्यों करते? और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो अभी क्लियर कर रही है कि वो साथ में है।
इंडी गठबंधन की सारी नजरें अभी नीतीश कुमार पर, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने साफ कर दिया कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। एक बार जेडीयू नेता केसी त्यागी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बिहार में कैसी हलचल। श्री नीतीश कुमार जी कल प्रधानमंत्री से मिलकर के पटना लौटे हैं। हम अपने पुराने स्टैंड पर कायम हैं। हम जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः एक बार एनडीए में अपनी आस्था का इजहार करता है और हम एनडीए में ही बने रहेंगे। जेडीयू के साथ बातचीत चल रही है इंडिया अलायंस की। मैं किसी भी प्रकार की इस तरह की वार्ता को सिरे से खारिज करता हूं। हम एनडीए में हैं और एनडीए में बने रहेंगे। यानी एनडीए इंटैक्ट है और इसका मतलब यह है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की शपथ लेकर रहेंगे। फिर भी पता नहीं क्यों किस बात की खुशी ये लोग मना रहे हैं। 5 साल विपक्ष में बैठना है, बीजेपी को 240 सीटें आ रही हैं, नेक्स्ट पार्टी जो है उसको 100 आ रही है, कांग्रेस को उसमें भी खुश है, आधे से भी कम सीटें पे। किस बात के खुश है भाई, भगवान जाने। उधर एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने भी साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ खड़ी रहेगी। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए ने मिलकर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और 5 साल तक मिलकर मजबूती से एनडीए की सरकार चलेगी। एचएएम यानी हम हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी कह दिया कि वो एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया कि हम नरेंद्र मोदी जी के साथ थे और रहेंगे। आगे जीतन राम मांझी ने लिखा कि वो कल दिल्ली पहुंच रहे हैं और एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यानी एनडीए में एक भी आदमी ऐसा नहीं है, एक भी दल ऐसा नहीं है जो कहीं से लगे कि इधर उधर जा सकता है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही एनडीए और इंडी गठबंधन में राजनीतिक हलचल तेज हो गई। कल बीजेपी ने दिल्ली में एनडीए में शामिल सभी पार्टियों की बैठक बुला ली। खबर है कि इस बैठक में एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार गुट वाली एनसीपी भी शामिल हो सकती है। उधर रुझानों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलने के बाद इंडी गठबंधन ने भी जोड़तोड़ की राजनीति शुरू की। कल दिल्ली में इंडी गठबंधन की भी बैठक होने वाली है। ममता बनर्जी ने इस बैठक में खुद शामिल होने से इनकार किया, लेकिन पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि भेजने की बात कही। जो इंडी गठबंधन इस आस में है कि एनडीए का कुनबा शायद टूट जाए, नीतीश कुमार पलटी मार दें, चंद्रबाबू उनके पाले में आ जाएं, उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि हो सकता है कि इंडी गठबंधन ही टूट जाए। क्योंकि जिस तरह इंडी गठबंधन हाथ पांव मार रहा है, उसी तरह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी भी इंडी के कुछ दलों को अपने साथ लाने की कोशिश करें ताकि उनका मार्जिन एनडीए का और बढ़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है ममता बनर्जी को भी साथ लाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ममता बनर्जी पहले भी एनडीए का हिस्सा रह चुकी हैं और अभी ममता बनर्जी का इंडी गठबंधन के साथ स्टेटस भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। कभी वो कांग्रेस को कोसती हैं, कभी कांग्रेस उनको कोसती है। राज्य में गठबंधन हुआ नहीं उनका, तो क्या ममता बनर्जी हो सके कि भाई इधर आ जाएं? दूसरा नाम उद्धव ठाकरे का है, उन्हें भी हो सकता है एनडीए अप्रोच करे। उद्धव ठाकरे भी बीजेपी के पुराने सहयोगी रहे हैं, लोकसभा चुनाव में 7 निर्दलीय भी जीते हैं, ये भी इंडी गठबंधन या एनडीए के साथ जा सकते हैं। ममता बनर्जी तो ये डर जता भी चुकी हैं, इसलिए आज उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन टूटने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो सबकी नजरें टिकी हैं वो नीतीश कुमार पर हैं, जो आज ना तो सामने आए और ना ही उनका कोई बयान आया है। नीतीश कुमार कहां है? हमारे सहयोगी पटना से साकेत जुड़ रहे हैं इस वक्त। साकेत, बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार कहां हैं? ना एक ट्वीट पर बधाई दी है, ना कोई बयान दिया है। दिन में पता चला कि वो सो रहे थे शायद जब चौधरी जी उनसे मिलने गए, सम्राट चौधरी। कहां है नीतीश कुमार? देखिए, नीतीश कुमार अपने मुख्यमंत्री आवास में ही है। आज दोपहर एक बार सम्राट चौधरी जब उनसे मिलने पहुंचे थे तो उस समय नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई थी, लेकिन दूसरी बार फिर से सम्राट चौधरी वहां पर पहुंचे एक अन्य मार्ग, और वहां घंटों, 1 घंटे से अधिक मुलाकात जो है वो दोनों नेताओं के बीच में हुई। उस दौरान विजय चौधरी जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं, संजय झा, ये तमाम लोग जेडीयू के तरफ से भी मौजूद थे और तमाम बिंदु पर वहाँ पर बात हुई। और जो हमें जानकारी मिल रही है सोर्स के हिसाब से, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी नीतीश कुमार की बात कराई गई और उसके बाद ये तमाम चीजें साफ हो गई कि कल सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे। कल एनडीए की बैठक में वो शामिल होंगे और इससे पहले चिराग पासवान ने अपनी सहमति दे ही दी है। उन्होंने कहा है कि ये गर्व की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। जीतन राम मांझी ने कह दिया है, साकेत, यानी नीतीश कुमार के पलटने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही गया से दिल्ली के लिए।
देखिए, ऐसी कोई स्थिति अभी फिलहाल नहीं दिख रही है, क्योंकि जेडीयू के नेताओं से हमारी लगातार बात हो रही है और उनके तरफ से भी कोई इस तरह के संकेत नहीं है। क्योंकि आप देखिए, जब लोकसभा चुनाव के लिए टिकट बंटवारे की भी बात थी, उस समय भी नीतीश कुमार का पूरा सम्मान रखा गया। जो 16 सिटिंग सीटें थी नीतीश कुमार की, वो तमाम सीटें जो है वो नीतीश कुमार को दी गई। इसके अलावा नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से जेडीयू के जितने भी कैंडिडेट थे, वहां पर प्रधानमंत्री खुद जाकर सभा किए, वहां पर रैलियां की उन्होंने। पूरी पार्टी, पूरी बीजेपी की तरफ से बैकअप जो था वो जेडीयू के कैंडिडेट को मिला था उन सीटों पर, और उसी का नतीजा है कि इस तरह से जीत मिली है। जेडीयू के तमाम नेता ये बात कह भी रहे हैं कि ये जो जीत है, ये नीतीश कुमार की ही जीत नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और नीतीश कुमार की बिहार में जो नेतृत्व है उसकी जीत है। तो ऐसे में जेडीयू इस बात को समझ रही है कि ये जो भी जीत मिली है और जो भी जी ठीक है साकिब, यानी अभी जेडीयू भी एनडीए में है, टीडीपी तो है ही है, और ये भी हमने आपको आंकड़ों में बता दिया कि दोनों के अलग अलग जो है एनडीए से अलग होने का कोई मतलब नहीं। साथ में भी अलग हो जाएं तो भी इंडी गठबंधन का नंबर पूरा नहीं होता, उनको कुछ और लोगों की जरूरत पड़ेगी। यानी अभी नरेंद्र मोदी को कोई खतरा दिख नहीं रहा। हाँ, बार्गेनिंग पावर इन लोगों की कितनी होगी ये भी इस बात से कम हो जाती है कि अकेले ये छोड़ के चले जाएं तो मामला जो है वो बिगड़ता नहीं है नरेंद्र मोदी के लिए। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि क्या नरेंद्र मोदी गठबंधन वाली सरकार को भी उतनी मजबूती से चला पाएंगे जैसे वो 10 साल से चला रहे हैं। इस बार पीएम मोदी को यूपीए की तरह या 90 के दशक में चलने वाली गठबंधन की सरकारों की तरह सरकार चलानी पड़ सकती है। गठबंधन की सरकार में मंत्रिमंडल तय करते हुए अब पीएम मोदी को सहयोगियों का भी ख्याल रखना होगा। पहले तो मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं, पीएम मोदी को फ्री हैंड था। गठबंधन के दलों की तरफ से कोई बड़ा प्रेशर नहीं होता था। गठबंधन की सरकार में नरेंद्र मोदी को बड़े फैसले लेने से पहले अपने गठबंधन के सहयोगियों से चर्चा करनी होगी, और अगर बात नहीं बनी तो बड़े फैसलों पर स्टे लगने का खतरा होगा। यानी तीसरे टर्म में यूसीसी, एनआरसी, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे फैसले बैकसीट पर जा सकते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी ने अभी कहा कि तीसरे टर्म में बड़े फैसले होंगे, यह मोदी की गारंटी है। लोकसभा में विपक्ष की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे मोदी सरकार के सामने कई अहम बिल पास कराना बहुत आसान नहीं रह जाएगा। देश के विकास के लिए नरेंद्र मोदी कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अब ऐसा करना उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। देश में स्थिर कर रहे हैं इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि क्यों 2024 की जीत नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी जीत है और इस जीत को क्यों कम नहीं आंकना चाहिए। The main thing that this election has said, the country has unanimously and clearly stated, we do not want Mr. Narendra Modi and Mr. Amit Shah to be involved in the running of this country. We do not like the way they have run this country. सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अयोध्या में बीजेपी हार गई, फैजाबाद बीजेपी हार गई, जहां इतना बड़ा इवेंट किया था मोदी जी ने, ध्यान 14 दिन का व्रत किया, कल ध्यान किया। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को नकारा है, मोदी को फेयरवेल दिया है, मोदी जी को बस हो गया। नरेंद्र मोदी को इन 37 दलों के मिलाकर जितनी सीटें उससे ज्यादा सीटें अकेले आई हैं, लेकिन देश ने नरेंद्र मोदी को फेयरवेल दे दिया। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की 50 सीट कम हो गई है, 60 सीट, इसलिए देश ने कह दिया कि मोदी शाह को देश नहीं देखना चाहता। यूपीए जब सेकंड टर्म में हारी थी तो 200 कुछ सीट से घट के 44 पर आ गए थे ये लोग। तब देश ने नहीं कहा था कि गांधी परिवार को नहीं देखना चाहता हूं। ये लोग नैरेटिव देखिए कैसे बनाते हैं कि 240 वाला फेल हो गया है और ये 100 सीट लाके पास हो गए। जो लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सीटें देख रहे हैं और इन सीटों के हिसाब से नरेंद्र मोदी की हार बता रहे हैं, वो इन बातों को भूल रहे हैं कि 10 साल के शासन के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आप सोचिए ना भाई, नेहरू जी के बाद
कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है जो तीसरी बार लगातार पीएम बना हो। आप सोचिए 10 साल के बाद कैसे सत्ता परिवर्तन हो जाता है। यहां तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं इनकी सीटें 50 कैसे घट गई। यह नरेंद्र मोदी की लीडरशिप है जिसने 10 साल बाद भी बीजेपी को कांग्रेस से डबल से ज्यादा सीटें दिलाई हैं। पूरे विपक्ष के एकजुट होने के बाद भी नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए को बहुमत से ये लोग रोक नहीं पाए। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी का वोट शेयर इंटैक्ट रहा है। 36% से ज्यादा वोट पिछली बार मिले थे और इस बार भी मिले हैं, यानी बीजेपी का वोट शेयर नहीं गिरा। तो आप कैसे कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी को नकार दिया देश ने? नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में इस चुनाव में ही बीजेपी ने कम से कम 5 राज्यों में एक तरह से क्लीन स्वीप किया। 5 राज्य में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पहली बार ऐसा हुआ कि ओडिशा में 24 साल से सत्ता में बने नवीन पटनायक को हराकर बीजेपी पहली बार सरकार बनाने जा रही है, और यह कह रहे नरेंद्र मोदी को लोगों ने नकार दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एनडीए के गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह लैंडस्लाइड जीत हासिल की। इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने लैंडस्लाइड जीत हासिल की और विधानसभा का चुनाव जीता। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही तेलंगाना में पहली बार बीजेपी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में ही केरल में पहली बार बीजेपी का खाता खुला। तमिलनाडु में बीजेपी को 11% से ज्यादा वोट मिले हैं। लोकसभा चुनाव के साथ जो 4 विधानसभा चुनाव हुए उसमें से 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बन रही है, और ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी खत्म हो गए। किसी विधानसभा में ये जीत नहीं रहे। दक्षिण में कहते थे बीजेपी साफ, उत्तर में हाफ। दक्षिण में बीजेपी की सीटें बढ़ गई जहां बीजेपी जीतती नहीं थी। उत्तर में कई राज्यों में क्लीन स्वीप है, यानी इस जीत को कम नहीं आंकना चाहिए। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी अपने गठबंधन को बहुमत के पार पहुंचा रहे हैं तो यह कोई छोटी बात नहीं।